इस देश में जिस मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार काम कर रही है, उस पे ना केवल देश के रहने वाले भारतीयों को बल्कि दुनिया के किसी कोने में रहने वाले भारतीयों को गर्व है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। वोटर लिस्ट में कोई भी अगर वोट हटता है तो उसको ऑब्जेक्शन फाइल करना होता है। हमारी सरकार जो है वो जिस दिशा की ओर लगी हुई है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जो है दिल्ली दोबारा प्रगति के पथ पे आएगी। पंजाब केसरी की खरी बात कॉलम में आज हमारे बीच हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक गांधीनगर से श्री अरविंदर सिंह जी लवली, जो कि यमुना पार विकास बोर्ड के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं और पिछले 30-35 सालों को उनको विधानसभा का अनुभव है। और अभी हाल ही में उन्होंने विधानसभा में बोलकर उस अनुभव को दिखाया भी कैसे विपक्ष के छक्के छुड़ाए। तो लवली जी, आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। जी धन्यवाद। लवली, सबसे पहले आप आए हैं, आज ही एक मुद्दा गर्म है कि जो राहुल गांधी जी हैं वो जैन जी के नाम पे नेपाल और बांग्लादेश की तरह भारत के युवाओं को उकसा रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं। तो आप क्या बोलते हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं तो उस पार्टी में भी रहा हूँ और मेरे रिश्ते भी रहे। वो अपने आप में आज जो कांग्रेस की दशा है वो उनके कन्फ्यूजन की वजह से और इस तरीके के बिहेवियर की वजह से ही है। और राजनीति के अंदर आपको जिम्मेवारी के साथ पॉलिटिक्स करनी पड़ती है जब आप देश की भी कर रहे हो। तो जंजी ने तो आज दिल्ली विश्वविद्यालय में बता दिया है जंजी किसके साथ है। इस देश में जिस मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार काम कर रही है, उस पे ना केवल देश के रहने वाले भारतीयों को बल्कि दुनिया के किसी कोने में रहने वाले भारतीयों को गर्व है। और सब लोग ये महसूस करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस तरीके की कोरी बयानबाजी करना, लोगों को गुमराह करना, उसकी जगह भारत की राजनीति में बची नहीं है। और दिल्ली विश्वविद्यालय से जागरूक तो जो है युवा पूरे देश में सबसे जागरूक अगर छात्र कहीं में है तो दिल्ली विश्वविद्यालय में, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय मिनी इंडिया है। यहाँ पे बिहार के भी बच्चे हैं, यहाँ पे साउथ इंडिया के भी बच्चे हैं, यहाँ पर यूपी के भी लोग हैं, पंजाब के भी लोग हैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय एक तरीके से पूरे भारत का जो है प्रतिनिधित्व करता है। तो 2 दिन पहले 3 दिन पहले ये मुद्दा उठाते हैं, 3 दिन बाद जो है दिल्ली के जो है युवा अपना फैसला सुना देते हैं कि वो किसके साथ हैं। तो अगर इस देश के अंदर कोई बुजुर्ग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखता है तो 18 साल का युवा भी जो है उनके नेतृत्व में विश्वास करता है। तो मुझे लगता नहीं कि उनकी बातों में कुछ बहुत ज्यादा मायने हैं। और मैं तो इसलिए भी उनकी बातों से सहमत नहीं हूँ कि एक बेसिक समझ की बात है कि अब तो वोटर लिस्ट में कोई भी अगर वोट हटता है तो उसको ऑब्जेक्शन फाइल करना होता है और उसके बाद उसको मौका मिलता है जी। पर उससे भी बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि अब हर पॉलिटिकल पार्टी का एक बीएलए अपॉइंटेड होता है जी, असेंबली लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। उसका काम ही ये होता है कि वो निगरानी रखे। तो वो बजाय ये कि वो इलेक्शन कमीशन को प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं, उनको अपने पार्टी के वर्कर को जो पार्टी की चिट्ठी से बीएलए अपॉइंट होता है उससे सवाल करना चाहिए था कि भाई तू क्या कर रहा है, तू सो रहा है। तो जब तुम्हारे अपने पार्टी के अपॉइंटेड बीएलए तुम्हारी नहीं सुन रहे तो तुम्हारी और कोई क्या सुनेगा। तो बेसिकली उनको ग्राउंड लेवल की और बेसिक होमवर्क की जानकारी नहीं है। तो इसलिए मैं तो कभी जो है गंभीरता से उनकी बात लेता नहीं। अच्छा, अगर अभी हम बात करें, दिल्ली में नई सरकार आई है, नई सरकार में अभी प्रतिनिधि हैं, 6 महीने का कार्यकाल हो गया, तो आप उस सरकार को कहाँ पा रहे हैं, अपनी सरकार, रेखा सरकार जो है? देखिए, निश्चित रूप से हमारी जो सरकार है, हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं या पूरा मंत्रिमंडल है, वो मजबूती के साथ कोशिश कर रहे हैं। और उस कोशिश में जो है वो रोज़ाना, अभी नरेंद्र मोदी जी के 75th बर्थडे की सेलिब्रेशन में ही रोज़ाना नई घोषणाएं हो रही हैं, नए उद्घाटन हो रहे हैं, कई योजनाएं दिल्ली के अंदर लागू हो रही हैं। आने के बाद सरकार ने जो जो वायदे किए थे उसको पूरा करने की दिशा में जो है सरकार काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज सरकार के सामने है। आप लोगों को इस बात को गंभीरता से सोचना चाहिए कि 10 साल में जो दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, जिसको आप पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कोलैप्स करने का काम किया, अब जिन लोगों को 10 साल से आदत ही नहीं रही हो काम करने की, उसको दोबारा से सही मोड पे लेके आना, उसको दोबारा से नालों की सफाई जैसे जो है होती नहीं थी 10 सालों में, अब
यकायक ये तो नहीं हो सकता कि 6 महीने में सारी समस्याएं दूर होगी हों। मुझे तो बड़ा हास्यास्पद लगता है जब मैं आप पार्टी के लोगों को देखता हूँ कि वो बीजेपी की सरकार पे इल्जाम लगाते हैं कि पानी भर गया जी, बिजली का कट लग गया जी, यहाँ जो है सड़क खराब है जी। तो इसका मतलब वो खुद मान रहे हैं कि 10, ये तो है नहीं कि इन 4-5 महीनों में चीजें खराब हो गई। अगर उनकी बात ही मान ली जाए कि खराब थी तो वो कि 10 साल में सब कुछ सही था, इन 4 महीनों में खराब हो गया। तो यानी वो खुद मान रहे हैं कि ये परेशानियां हैं, ये परेशानियां को वो दूर नहीं कर पाए। तो हमारी सरकार जो है वो जिस दिशा की ओर लगी हुई है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जो है दिल्ली दोबारा प्रगति के पथ पे आएगी और उस दिशा की ओर जो है हमारी सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री, मैं समझता हूँ कि मेरे को तो पूर्व की सरकारों में भी रहने का मौका मिला, लेकिन मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री जितना मेहनत कर रही हैं उसका फल जो है आने वाले दिनों में दिल्ली को मिलेगा। लवली जी, आज जब मैं आ रहा था तो मैंने परिवार में चर्चा की कि आज जो है लवली जी आ रहे हैं ऑफिस, उनका इंटरव्यू करना है। तो मेरी मेड बोल पड़ी, वो लवली जी को बोलना कि वो 2,500 रुपये कम मिलेंगे। 2,500 भी एक बड़ा मुद्दा आप लोगों ने वादा किया था। देखो 2,500 भी मिलेंगे और उचित समय पे मिलेंगे। जो बीजेपी ने वायदे किए हैं वो सब पूरे होंगे। उसकी पर इस तरीके से नहीं हम पूरा करना चाहते कि 2 महीने पैसे मिल जाए, 2 महीने के बाद फिर वेट करें। जो हाल पेंशन का केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर किया है, तो जब लागू हो स्कीम तो वो पूरी तरीके से फिर हमेशा परमानेंट इंतजाम होके हो, तो समय आने पे वो भी मिलेंगे। अभी उससे बड़े चैलेंजेस तो हमारे सामने हैं कि दिल्ली के अंदर जो है सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर की व्यवस्था खराब है। जल बोर्ड ने बहुत टाइम के बाद काम करना शुरू किया है दिल्ली के अंदर। हमारे सामने चैलेंज है कि ड्रेन्स बन जाए। मैं तो खुद जो है गांधीनगर की स्थिति को लेके बहुत चिंतित रहता हूँ। अब बहुत सारी स्कीम्स गांधीनगर के लिए बनाई है, जमुना पार के लिए बनाई है। उन सब स्कीम्स को बनाने में समय लगता है, एस्टिमेट्स बनाने में, उसके लिए बजट का प्रोविजन करने में। तो आने वाले दिनों में जो है आपकी मेड की मांग तो पूरी होगी। दिल्ली के लोगों की जो और उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी से, उनको भी पूरा होते हुए देखेंगे। अगर आप जैसे यमुना पार विकास बोर्ड के चेयरमैन बने हैं तो आपसे यमुना पार को बहुत उम्मीद है। यमुना पार पूरी दिल्ली भी आपसे जुड़ी हुई है, तो यमुना पार के विकास के लिए आपकी क्या प्राथमिकता होने वाली, क्या उम्मीद रखें लोग? देखिए, मैं पार्टी ने जो जिम्मेवारी लगाई है, आपकी बात सही है कि यमुना पार के लोगों को मुझसे बहुत उम्मीद है। एक तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यमुना पार विकास बोर्ड जो है एक फंडिंग बोर्ड है। तो इस फंडिंग बोर्ड का मतलब ये है कि हम और यमुना पार का विकास का बहुत बड़ा रीजन भी यमुना पार विकास बोर्ड रहा है। जब मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री थे तो उस समय विकास बोर्ड का जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार 93 में थी, उस समय इस विकास बोर्ड का गठन हुआ था। ओपी कोहली जी, BL शर्मा जी, बहुत सारे ऐसे लोग जो है इस बोर्ड के साथ रहे। फिर कांग्रेस की सरकार आई तो डॉक्टर वालिया चेयरमैन रहे, फिर डॉक्टर नरेंद्रनाथ भी चेयरमैन रहे। तो इस विकास बोर्ड की काफ़ी भूमिका यमुना पार के विकास में रहती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली से आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो है इसको एकदम डंप करके रख दिया, जिसका खमियाजा भी यमुना पार के लोगों को भुगतना पड़ा। आज ही मेरे से प्रीत विहार की एसोसिएशन के लोग आए थे कि रेलवे की दीवार गिर गई है पार्क के अंदर। तो कई ऐसी चीजें होती हैं कि उनकी सुनवाई बंद हो गई है क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन विकास बोर्ड जो है एक फंडिंग बोर्ड होता है और विकास बोर्ड का वो गठन अभी हुआ है। अभी इसमें कोई बजट नहीं है, लेकिन जब आरई का बजट आएगा, मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा है कि उस समय विकास बोर्ड के लिए बजट रखेंगे। तो विकास बोर्ड जो है वो जल बोर्ड को भी फंडिंग कर सकता है, वो PWD को भी कर सकता है, वो DD के कामों को भी कर सकता है, वो जो है MCD को भी कर सकता है। तमाम जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसीज हैं उनको फंडिंग कर सकता है। लेकिन हम ये चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से करते हैं कि उस क्षेत्र का विधायक अगर कोई प्रपोजल रखता है, जैसे MCD के जो दोनों चेयरमैन हैं जोन के, वो भी इस बोर्ड के मेंबर होते हैं, वो इसको कर सकते हैं। अब बहुत बारी आपने सुना होगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कहते हैं कि हमारा जो MP हेड है वो इस काम में नहीं होता, क्योंकि दोनों MPs भी इसके मेंबर होते हैं। तो वो भी जो है इस बोर्ड के माध्यम से जो है विकास कार्य करा सकते हैं। तो अब यमुना पार को मैं जानता भी हूँ, मुझे लगता है कि इस साल तो प्राथमिकता हमारी रहनी चाहिए कि जो छोटे छोटे काम है, ड्रेन बननी है, सड़क बननी है, सीवेज सिस्टम खराब है, तो इस पे हमारा फोकस रहना चाहिए। और अगले साल हमको जो है बड़े कामों की ओर ध्यान देना चाहिए कि कम्युनिटी सेंटर्स बनने हैं,
जैसे मुझे याद है कि बहुत पहले एक हैबिटेट सेंटर की जगह सीबीडी ग्राउंड में जो है लॉट हुई थी। हैबिटेट सेंटर अगर जमुना पार में बने तो जमुना पार के लोगों के लिए एक सोशल कल्चरल एक्टिविटीज़ का जो है अब बनेगा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको करने की आवश्यकता है कि पूर्वी दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली एट पार खड़े हों जी। तो समय समय अनुसार वहाँ के विधायकों के साथ बैठ के अलग अलग योजना बनाएंगे। जमुना पार का कोई इलाका ऐसा नहीं है जिससे मैं परिचित नहीं हूँ अच्छे से, तो अनेकों स्कीम्स आप देखोगे आने वाले समय में हम जो है जब ईस्ट दिल्ली के लिए बनाएंगे। अच्छा, जब जैसे इस बार बरसात आई और बरसात भी बहुत ज़्यादा आई, तो आम आदमी पार्टी का आरोप था कि बड़े बड़े वादे करते थे जी, ये कर देंगे, सिर्फ मिंटो ब्रिज पे पानी नहीं भरा तो सब लोग मिंटो ब्रिज दिखा रहे थे पूरी बीजेपी, जबकि पूरी दिल्ली में पानी भरा, बड़ा बुरा हाल रहा। तो क्या कमियां रही हैं, क्या मानते हैं उसको? देखिए ऐसा है कि एक तो आप लोग सब इस बात से मेरे इत्तेफाक रखोगे कि इस बार बारिश जो है रिकॉर्ड तौर पर बारिश हुई, और दूसरा आप इस बात को भी ध्यान रखिए कि 207 पे पहुंचने के बाद भी, बल्कि 207 से भी थोड़ा ऊपर आए, कि खाली जो रिवर बेड है वो नेचुरली जब भी पानी बढ़ेगा उस रिवर बेड में जो है पानी आएगा। लेकिन पिछली बार जब पानी 207 से ऊपर गया था तो उस समय जो है अनेकों इलाके डूब गए थे। इस बारी आप तेजी से पानी निकला, उसका रीजन भी आप समझिए कि जितनी भी यमुना की जो रिवर बेड है उसके अंदर बहुत जगह देखोगे आपकी प्लांटेशन हुआ है, उस प्लांटेशन में पेड़ लग गए हैं और जो काफी ऊपर तक जाते हैं। इतनी बाढ़ आने के बाद भी पेड़ कहीं आपको बाहर निकले, तो वो सब यमुना के पानी की स्पीड को रोकते थे। इस सरकार ने 5-6 महीने में आने के बाद यमुना में काम किया, तो उसके बीच में जो है अगर आप देखेंगे तो उसके बीच में जो है रास्ते बनाए जिससे पानी निकले। यही यमुना थी जिसके बैराज के दरवाजे भी पूरे नहीं खुले जी। आपको ये शिकायत मिली कि बैराज के दरवाजे खुले नहीं है? हमेशा आप लोगों ने भी यही खबर चलाई होगी कि सारे दरवाजे खुले और पानी निकल रहे हैं, तो ये अपने आप हो गया क्या काम? दूसरा जो है अगर पानी कहीं भरा भी है बारिश की वजह से तो वो पानी निकल गया। मैं 6 महीने में ये तो हो नहीं सकता कि एकदम से दिल्ली ऐसे पलट जाए कि एक बूंद भी पानी कहीं इकट्ठा ना हो, लेकिन हालात काबू में रहे। ऐसी बारिश में, ऐसी बाढ़ में जब दिल्ली के अंदर घुटनों घुटनों तक पानी जो है बाहर सड़कों पे भी आ जाना चाहिए था, वो नहीं आया, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो उसको उपलब्धि नहीं मैं गिना रहा, लेकिन कुछ तो 5 महीने में सरकार ने किया होगा जी। और यही सब अगर पिछले 10 साल में हो जाता तो आज दिल्ली की स्थिति कोई और रहती। और जो लोग आज ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर पानी भरा, तो उस प्रश्न तो उनपे सबसे बड़ा है कि उन्होंने 10 साल में क्या किया, उनको उसका जवाब पहले देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है और यमुना को वैसे भी साफ करने का वायदा जो है हमारी सरकार ने किया और उस दिशा की ओर निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में अच्छा काम। ये आपने अच्छा यमुना को जो साफ करने वाली बात की, तो कब तक यमुना नदी जो है साबरमती की तरह बन जाएगी? देखिए अभी कोई टाइमलाइन देना तो मेरे लिए ना मेरी जानकारी में, ना मैं उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हूँ, लेकिन हमारी सरकार गंभीरता से यमुना को साफ करने वाली है। ये लगभग हर मीटिंग में मुख्यमंत्री जो है वो और उसके बारे में जो है अपना वादा दोहराती है और उस दिशा की ओर काम भी हो रहा है। और यमुना की दिशा में अगर काम नहीं होता तो इतनी बारिश में जी यकीन मानिएगा रिंग रोड के बाहर पानी आया था। तो उस दिशा में काम हो रहा है, तो उसकी सबसे बड़ी निशान, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो सेंट्रल वर्ड्स पे ग्रीनरी उगी हुई है उसके बीच में जो है रास्ते बनाए पानी निकालने के लिए, दरवाजे खोलने के लिए, उसके अंदर जो है उसके अंदर ड्रिलिंग हुई है, वो मिट्टी को खोदा गया है, तभी यमुना के अंदर पानी जो है रुका नहीं, इतनी तेजी से निकल गया पानी। तो उस दिशा की ओर काम, एसटीपी प्लांट्स के दिशा की ओर काम हो रहा है कि एसटीपीज जो पुरानी खराब थी उनको ठीक कर दिया जाए और कई जगह नई एसटीपीज का इंस्टॉलेशन हो। तो इन सब दिशाओं की ओर दिल्ली बढ़ रही है। अच्छा, जैसे अभी जब आप लोगों ने वो आरोग्य मंदिर बनाए तो आम आदमी पार्टी का कहना था कि वही मोहल्ला क्लिनिक थे हमारे, उनको आरोग्य मंदिर बना दिया। फर्क क्या है मोहल्ला क्लिनिक में और आरोग्य मंदिर में? बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया। देखिए बड़ा दुर्भाग्य है कि एक सरकार जो कह रही हो कि हमें केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही, जो हर बात में रोना रोती हो कि हमारी पावर छीन ली हो, उस सरकार को दिल्ली के लोगों की हेल्थ के लिए केंद्र सरकार से पैसा मिल रहा हो
और वो सरकार ले ना वो पैसा सिर्फ ये दिखाने के लिए पॉलिटिकल फायदा कि हमारी मोहल्ला क्लिनिक है। अब मोहल्ला क्लिनिक में तो एक डॉक्टर बिठा देते थे, जो जाता था वो आपको पर्ची लिख के दवाई है तो दवाई दे देता था, नहीं है तो पर्ची लिख के दे देता था। आज की डेट में सबसे बड़ी परेशानी मेडिकल फील्ड में क्या है, अब जमाना बदल गया। वो पुराना जमाना तो रहा नहीं कि BIMS डॉक्टर के पास आप गए, उसने थर्मामीटर लगा के आपको एक गोली दे दी कि भाई ये खा ले, इससे जुकाम ठीक हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा, सबको वही दे देता था। आप वही दे देता था। अब जमाना बदल गया है, मेडिकल साइंस ने भी तरक्की की है। आप किसी भी डॉक्टर को दिखाने जाओगे, वो आपको कहेगा अल्ट्रासाउंड कराओ, वो आपको कहेगा कि आप अपना ब्लड टेस्ट कराओ। तो किसी की भी बीमारी में उसका सबसे बड़ा खर्चा आज की डेट में टेस्ट है। तो ये आरोग्य मंदिर जो है ये उस चीज का इंतजाम कराएगा कि उस खर्चे में जो है आदमी को सहूलियत हो। वो सरकारी मोहल्ला क्लिनिक का और आरोग्य निधि का आपस में कोई, आरोग्य मंदिर का आपस में कोई मैच नहीं है, दोनों का लेवल जमीन आसमान का फर्क है। तो ये निश्चित रूप से जो है सबसे बढ़िया फैसिलिटी जो है आरोग्य मंदिर को उपलब्ध कराएगा, और मुझे लगता है कि कॉमन आदमी को इससे जो है बहुत फायदा होने वाला है। उनको जो है अपने टेस्ट वगैरह में, भाई आप टेस्ट, भगवान ना करे, भगवान सबको स्वस्थ रखे, आप अपना टेस्ट कराओगे, उसके बाद आयुष्मान योजना है, आपका टेस्ट ठीक नहीं आया तो कहीं भी इलाज कराओगे, तो इससे बेटर हेल्थ फैसिलिटी जो है, आप इसका इंफ्रास्ट्रक्चर टाइम सिर क्रिएट हो जाए, इसमें डॉक्टर्स टाइम सिर आ जाए, मशीनरी टाइम सिर लग जाए, वो हमारे सामने चैलेंज है। उसके लिए काम करना चाहिए और उसको पूरा करना चाहिए। लेकिन एज अ स्कीम जो है ये और आयुष्मान की जो स्कीम है, दोनों इनसे बढ़िया हेल्थ स्कीम्स हो नहीं सकती। अच्छा, जिस 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही, तो दिल्ली आपको क्या लगता है, आगे गई, पीछे गई, या पीछे गई, आगे कितना? दिल्ली बैठ गई, आगे जाने का तो प्रश्न नहीं। आगे या पीछे, देखिए कोई भी सरकार के समय में अगर अच्छी सरकार है तो तेजी से काम होता है, कम अच्छी सरकार है तो थोड़ा स्लो काम होता है। ये बैकवर्ड ट्रेंड जो है ये राजनीति में मैंने कभी नहीं देखा इतने टाइम में। ये आम आदमी पार्टी की सरकार के समय में हुई। आप अभी आपने मेरे से पूछा मोहल्ला क्लिनिक में, जब दिल्ली के अंदर कोविड की महामारी आई तो मोहल्ला क्लिनिक वाले कहाँ गए? दिल्ली के अंदर जो है ट्रैफिक की समस्या आती है तो किस लिए आती है कि 10 सालों में जो प्लान फ्लाईओवर्स का करना चाहिए था वो हमने नहीं किया। दिल्ली की आबादी जो है वो तेजी से बढ़ती है, लेकिन दिल्ली में बसों की संख्या कम होती है। दिल्ली में की मेट्रो दिल्ली की लाइफ लाइन है, उसका बजट आप 10 सालों में नहीं देते, जिसकी वजह से मेट्रो के काम भी डिले होने शुरू हो जाते हैं। तो आप इसको पीछे आना कहेंगे कि इसको आगे जाना बताएंगे? दिल्ली के अंदर यमुना की स्थिति आपको मुझसे बेहतर पता है कि यमुना की क्या स्थिति कर दी, दिल्ली में पोल्यूशन की स्थिति क्या कर दी, दिल्ली में साफ सफाई की, सड़कों की, दिल्ली की ग्रीनरी की स्थिति क्या कर दी। तो आप एक काम तो बताएंगे कि इसमें आगे गए। अभी मैंने जो है ये एजुकेशन वगैरह करते थे, अभी मैंने विधानसभा में एजुकेशन के ऊपर बोला था, तो सामने जो है पूर्व शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री बैठी थी, किसी एक बात का भी जवाब ढंग से नहीं दे पाए। चाहे वो एजुकेशन, अभी कॉलेज के एडमिशन, अभी डूसू का इलेक्शन आज हुआ है जी। हर साल जो है हमारे बच्चे जो हैं दिल्ली के, जैसे ही 12th के एग्जाम का रिजल्ट आता है वो बेचारे इस बात के लिए परेशान घूमते हैं कि हम कहाँ एडमिशन लें, क्योंकि दिल्ली में जो है 10 सालों के अंदर कोई कॉलेज खोलने की योजना इस सरकार ने बनाई। तो कोई फील्ड तो हो जिसमें आगे हो। सरकारें चाहे किसी पार्टी की रही हो, सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही हो, सरकार कांग्रेस की रही हो, सरकार जो है चाहे वो राष्ट्रपति शासन रहा हो दिल्ली के अंदर, तो हमेशा दिल्ली के अंदर कुछ ना कुछ ऐड हुआ है। ये पहले 10 साल हैं कि दिल्ली की सरकार की तरफ से, मैं केंद्र सरकार की योजनाओं की बात नहीं कर रहा, मैं दिल्ली सरकार की योजना की बात कर रहा हूँ कि एडिशन होने की बजाय जो है पोजीशन पहले से ज्यादा डिटीरियोरेट करी है। आप तो खुद दिल्ली में रहने वाले हैं, आप अपने आसपास ही अगर नजर मारेंगे अपने मोहल्ले में ही, तो जो सड़क 10 साल पहले बनी होगी वही बनी होगी, 10 साल से कोई सड़क नहीं बनी। अरे जैसे आप पंजाब से आते हैं, आपकी यहाँ दिल्ली की सिख भी आपकी इज्जत करते हैं, आपकी तो हर कम्युनिटी रिस्पेक्ट करती है, तो जैसे जब ये अपने मनीष सिसोदिया जिन पर शराब के घोटाले के आरोप लगे, उनकी बराबरी भगत सिंह से करते हैं, तो आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे तो मेरे लगने का तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, भगत सिंह जी को कैसा लगता होगा। प्रश्न ये है कि मैंने तो विधानसभा में भी कहा था कि भगत सिंह जी की फोटो लगा रहे हो, तो भगत सिंह जी ने क्या कहा था कि शराब के घोटाले करो, या भगत सिंह जी ने ये कहा था कि पंजाब का ये हाल कर दो। उस
पंजाब के लोग जो है आज त्राहिमाम कर रहे हैं, चाहे वो किसानों को लेके समस्या हो, चाहे ये बाढ़ को जिस तरीके से हैंडल किया है इन्होंने उसको लेके हो। पंजाब की सरकार में जो है एक मंत्री को पोर्टफोलियो दे दिया, 3 साल तक तो ना मुख्यमंत्री को पता लगा ना मंत्री को कि वो पोर्टफोलियो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इन लोगों ने केवल लोगों को ठगने, अब वैसे भी एक्सपोज हो गए हैं, दिल्ली में साफ हो गए हैं, तो ज़्यादा दिन तक पंजाब में भी रहने वाले नहीं हैं ये। तो अब मुझे लगता है कि इनका एक समय आया था, वो समय निकल गया, लेकिन निश्चित तौर पे इन्होंने जो है आने वाले समय के लिए देश की पॉलिटिक्स में, खास करके युवाओं की पॉलिटिक्स में और युवाओं के अंदर जो एक तरीके का इन्होंने भ्रम कह लो या उनके लिए एक विजन दिखाया था कि देश में जो है नई तरीके की राजनीति आएंगे, वो बहुत दिन तक कोई किसी पे विश्वास करने वाला नहीं है। ऐसे हालात इन्होंने देश के अंदर बनाए। और जैसे आप गांधीनगर विधानसभा से, तो गांधीनगर जो है एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड गारमेंट्स की मार्केट है, तो आप गांधीनगर को क्या देने वाले हैं? ईमानदारी से कह रहा हूँ और ये कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि गांधीनगर के लोगों ने सबसे ज़्यादा कष्ट भोगा है आम आदमी पार्टी की सरकार के दौर में, और गांधीनगर में स्थिति बहुत खराब है। गांधीनगर में, अजीत नगर के अंदर, धर्मपुरा एक्सटेंशन के अंदर, इवन शास्त्री पार्क आप चले जाओ तो गैस गोदाम वाली सड़क को देख के जो है शर्मिंदगी महसूस होती है, मतलब दुखी होता है आदमी। आप अजीत नगर का नाला देख लो तो लोग जिस हालात में रह रहे हैं। आज गांधीनगर की, चाहे एशिया की लार्जेस्ट गारमेंट मार्केट है, चाहे वो सुभाष रोड हो, चाहे वो गांधीनगर में अशोक गली हो, चाहे वो रामनगर हो, चाहे शांति मोहल्ला हो, आज जो है वहाँ पे पहले से कम कस्टमर है। वो सिर्फ केवल और केवल इसलिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो है वो है। अभी मैंने बहुत सारी योजनाएं बनवा दी हैं, जैसे हमारे यहाँ अनथराइज कॉलोनी है, शास्त्री पार्क, बुलंद मस्जिद, शांति मोहल्ला, कांति नगर, इनके लिए DSIDC से जो है बजट बना के स्कीम्स बना दी हैं। CM हेड के तहत जो है विशेष करके मार्केट के लिए, चाहे वो सुभाष रोड हो, चाहे अशोक गली हो, रामनगर, सब मार्केट्स के लिए अलग से बजट दे दिया है, जो मुझे लगता है कि 5-7 दिन में रिलीज भी हो जाएगा। उसको MCD इसके बाद टेंडर करेगी। इसके अलावा मैंने जितना मेरा MLA हेड था वो सारा का सारा MLA हेड सड़कों के लिए कर दिया है। अजीत नगर के नाला की उम्मीद है हमको कि हम नेक्स्ट ईयर उसको जो है हम बनाएंगे, नई ड्रेन बन जाएगी कैलाश नगर अजीत नगर वाली जो है। इसी तरीके से सिलमपुर गांव के अंदर मैंने पहले एक इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट से सड़क बनवाई थी जो 10 सालों से बंद पड़ी है। उस सड़क के ऊपर दोबारा से हम उसका निर्माण करा रहे हैं ताकि जो है सिलमपुर गांव का जो चौराहा है उस पर जो जाम लगता है उस पर ना हो, कौशिकपुरी मेन रोड के नाले बन जाएं दोबारा से। तो आज़ाद नगर की स्थिति बहुत खराब थी, सीवर जो है बंद पड़े थे। वो अगर आप जाएंगे तो आज़ाद नगर अभी बल्कि लोगों को कठिनाई भी हो रही है, खुदा बड़ा सीवर की लाइन चेंज हो रही है सारी की सारी। तो सीवेज की लाइन चेंज कराने की बात हो, और अनेकों पार्किंग की, गांधीनगर मेन रोड के लिए मैं एक नई स्कीम लेके आ रहा हूँ जिसके अंदर जो है हम जो है रोड का ब्यूटिफिकेशन करेंगे। वो भी मुझे लगता है अगले 2-1 साल में वो पूरी हो जाएगी। पार्किंग की समस्या आपको पता है मार्केट के लिए बहुत है। तो एक तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि NHAI ने कभी अपने फ्लाईओवर के नीचे जो है पार्किंग अलाउ नहीं करी थी। तो हर्ष मल्होत्रा जी का और हमारा डिस्कस हुआ था, तो उसके नीचे लगभग 1000 गाड़ियों की, 2 व्हीलर और गाड़ियाँ मिला के जो है वो फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग बन रही है। एक टॉयलेट ब्लॉक अलग से बना रहे हैं, जैसे महिलाओं को बहुत कठिनाई होती है कुश्ते के ऊपर, बढ़िया टॉयलेट ब्लॉक रहेगा। इसके अलावा सिलमपुर में एक पार्किंग बनाने की बात कर रहे हैं हम DDA के उसके ऊपर। गीता कॉलोनी शमशान घाट के सामने पार्किंग बनाने की योजनाओं के ऊपर काम कर रहे हैं। जो सिलमपुर गांव में राजेश पायलट चौपाल पे पार्किंग बनी हुई है उसको डबल स्टोरी बनाने की योजना के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो ऐसे अनेकों योजनाएं हैं जिसके ऊपर काम कर रहे हैं। गांधीनगर मेन रोड पे तो मैं चाहता हूँ कि वो रोड पे जो इलेक्ट्रिक पोल्स लगे हुए हैं और इवन जो ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं वो पुश्ते पे शिफ्ट हो जाएं तो वो रोड अच्छे से हो जाए। तो ऐसे अनेकों योजनाओं पे काम कर रहा हूँ। अभी कब तक इम्प्लीमेंट हो पाएंगी वो अभी कहना मेरे लिए चलेगा। अभी जैसे गांधीनगर में CM आई थी तो उन्होंने वहाँ पे कुछ अनाउंस किया था, आपको उन्होंने यमुना पार का CM बनाया था, क्या था वो नहीं, वो ऐसा नहीं, वो उन्होंने सम्मान देने के लिए
ऐसा कह दिया था। लेकिन निश्चित तौर पे जो है वो यमुना पार विकास बोर्ड के माध्यम से हम यमुना पार में काम करने की कोशिश करेंगे। मैं लोगों को ये फिर दोहराना चाहता हूँ कि ये फंडिंग बोर्ड है, इसमें मैं स्कीम्स बनाऊंगा। यमुना पार के लोगों से क्योंकि रिश्ता बहुत है तो लोगों के फ़ोन भी बहुत आने लगे हैं मुझे। वो लोगों को लगता है कि डायरेक्टली मैं किसी भी एरिया में डेवलपमेंट कर सकता हूँ, लेकिन वो डेवलपमेंट वहाँ के निगम पार्षद और एमएलएज के थ्रू ही ये बोर्ड कर सकता है। ये लोगों को समझना चाहिए। जैसे मैं कुछ लोगों के बारे में आपकी एक वर्ड में राय लेना चाहूँ, जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके बारे में क्या राय है? सशक्त नेतृत्व, अब आप एक शब्द में तो कहना उनके लिए मुश्किल है। देखिए, मैं तो ज्वाइन करने के बाद मेरी मुलाकात उनसे हुई, मैंने उनसे ज़्यादा परिपक्व और उनसे ज़्यादा हर फील्ड की डीपली नॉलेज रखने वाले, ये मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो दिल्ली के बारे में इतना जानते होंगे। तो मैंने उनसे सशक्त और उनके जैसा मैच्योर लीडरशिप जो है वो अपने पॉलिटिकल करियर में नहीं देखी। अमित शाह जी, वो तो जो है 24 घंटे काम करने वाली मशीन जैसे हैं और मैं समझता हूँ कि देश के अंदर सरदार पटेल बढ़िया गृह मंत्री थे और उन जैसी सशक्त शख्सियत वाले कोई गृह मंत्री देश को मिले तो। रेखा गुप्ता जी में एक जज्बा है काम करने का और निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत मेहनती मुख्यमंत्री। अरविंद केजरीवाल जी, आज तक दिल्ली उसका खमियाजा भुगत रही है। और लास्ट आपकी जो पूर्व मुख्यमंत्री आदित्य जो आजकल विपक्ष के नेता हैं, देखिए, निजी रूप से तो मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उनको बहुत गंभीर पॉलिटिशियन नहीं मानता। तो ये है अरविंदर सिंह लवली जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से सारी बातें रखी और यमुना पार विकास बोर्ड का, एक यमुना पार का कैसे विकास होगा वो राय रखी। देखते रहिए पंजाब केसरी।